हे हाय एवरीवन। स्वागत है आपका प्रिपेयर विदेश में। पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 51 से 100 तक। ठीक है। और इन क्लासों को लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप एक बार में 50 क्वेश्चन लेके बैठते हैं, मैक्सिमम बच्चे, मैं 80% बच्चों को देखता हूँ कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। लेकिन जब आप एक क्लास देखते हैं और आपके 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर में कम कवर हो जा रहे हैं, जहाँ पर आप स्पीड को 2x कर सकते हो, जिससे कि आधे घंटे में हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा है। क्योंकि बहुत बार आप क्या होगा, 50 क्वेश्चन पढ़ने में आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और 50 क्वेश्चन आपको बोझ से लगते हैं, बोझ जैसे। तो इसीलिए ये क्लास चलाई जाती है आपके लिए, जिससे कि आपका ये चीज़ें तुरंत रिवीजन हो जाए, मतलब कि छोटे टाइम में कम कवर हो जाए। ठीक है। बिना बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आ चुके हैं हम। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये तो 23 वाला है ना। 23 वाला। 24 में है वो। 24 में है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे, और 25 में है धम जलज, मतलब धर्म जाति लिंग के आधार पर भेद नहीं होगा। 25 में अंत्यकरण की शक्ति। ठीक है। अगर मैं समझाऊंगा तो टाइम जाएगा, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जिससे कि चीज जल्दी जल्दी कवर हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी, बेगार और बालाश्रम जैसे जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। ठीक है। ये मानव तस्करी मतलब कि इंसान की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, मतलब आप इंसान को नहीं बेच सकते। ठीक है। और बेकार मतलब काम करवा के पैसे ना देना, बालाश्रम बच्चों से काम करवाना, ईटीसी ऐसी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है। यह यह अनुच्छेद व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों को मान्यता देता है। यह अनुच्छेद व्यक्तियों की गरिमा मतलब कि लिमिट, उनकी लिमिट क्या है। ठीक है। लिमिट और उनके राइट्स को मान्यता देता है। ठीक है। अनुच्छेद 24। एक सेकेंड। हम्म, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी खदान या कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, मतलब कि उसे वहां पर आप काम नहीं करा सकते, वरना आपके साथ आपके ऊपर रेट लगा के मौलिक अधिकारों का के ऊपर रेट लगा के आपके पास केस हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने तथा आचरण और प्रचार प्रसार करने का प्रावधान है। मतलब कि धर्म को मैं किस तरीके से मानूं, वो मेरी, इसको इसका मोटा मोटा अर्थ है कि मैं अपने धर्म को किस तरीके से मानूं। मैं चाहे ईसाई धर्म को मानूं, हिंदू धर्म को मानूं, मेरा मन कर रहा है मुस्लिम धर्म मानने का तो मैं मुस्लिम धर्म मान सकता हूँ। और इसके बाद मैं इसको कैसे भी मान सकता हूँ, चाहे मैं लेट के मान सकता हूँ, चाहे मैं खड़े होकर मान सकता हूँ, चाहे मैं पूजा करके मान सकता हूँ, चाहे मैं पूजा ना करके मान सकता हूँ। इसकी मुझे पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है। और आर्टिकल 15 आ गए के अनुसार म ज ल ज, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म। ठीक है। ये ट्रिक बन गई इसकी, धम जलज। ठीक है। धम जलज। धम जलज। ठीक है। धर्म जाति लिंग जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आ गए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का
इस अधिनियम ने स्वतंत्रता के लिए दशकों के संघर्ष की परिणति को चिन्हित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना हुई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का फिर से क्वेश्चन आ गया है। अब देखते हैं इसको और डिटेल में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? मैंने आपको बताया था ना 4A में। ठीक है, मैंने आपको क्लियर किया था। ठीक है, और यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट भाग बताता हूँ। मैंने बताया था आपको कि 4A में है और 42वें संविधान संशोधन जोड़े गए हैं। ठीक है, और 51A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों, मतलब ये जो 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A से ए के अंदर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और 11वां क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। और 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया था। कितने में? 2002 के 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया था? तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, मतलब इसमें पूछा गया कि जीएसटी कब से लागू हुआ था, मतलब प्रस्तुत किया था जीएसटी कब से। तो 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी आ गया था। जीएस ठीक है, अगर आप उसको कैसे याद कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी को 101 रुपये देते हैं, 100 रुपये तो किसी को देते नहीं हैं आप कम से कम 101 देंगे देंगे, तो क्योंकि हमारे शुभ माना जाता है। तो 101 को आप जीएसटी मान सकते हैं। तो 101 पे संविधान संशोधन जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कुछ इसके बारे में। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को, जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया तथा 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो चुका था। ठीक है, भारत में जीएसटी दरें और सेवाओं की श्रेणी आधार पर अलग अलग होती हैं। ठीक है, और 4 मुख्य जीएसटी स्लैब हैं। ठीक है, अब एक काम करेंगे, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कराना चाहता हूँ। ये जो स्लैब स्लैब है, ये पुरानी स्लैब है। ठीक है, और अभी नई स्लैब को लिख लेंगे आप। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पुरानी पूछेगा तो आप ये बताएंगे 5, 12, 18। और अभी की नई क्या है? 0%, 5%, 18% और 40%। इसमें से 40% तो लगती है तंबाकू पे, जो तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं। 0% लगती है 12 लाख से नीचे की इनकम पे। ठीक है, मतलब 12 लाख से जीरो इनकम से। और 5% में आप 5 या 18% शायद ये इन पर लगती है, शायद सामान, बाकी बचे हुए सामान पर लगती है। ठीक है, और 40% लगती है तम्बाकू पे। ठीक है, और 0% 12 लाख से कम की इनकम पे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछता है कि पुरानी टैक्स स्लैब कौन सी है, तो 5, 12, 18, 28। और नई वाली कौन सी है? 0, 5, 18, 40। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीएसटी के 3 घटक होते हैं: एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, यानी यूपीएससी से संबंधित है? तो यूपीएससी से 315 से 323 है ना? हाँ, 315 से 323 है। ठीक है, यूपीएससी से कौन सा है? 315 से 323। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जिसमें आयोग की संरचना, नियुक्ति, कार्य और शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर। अब पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, मतलब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो यूपीएससी के स्टूडेंट है उनके लिए प्रावधान करता है, उनकी योग्यता वोग्यता। और 316 में बताता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, कि मतलब नियुक्ति कब होगी और कौन कौन का कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, और 317 बताता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन करने की प्रक्रिया, मतलब इनको हटाने की प्रक्रिया 317 में। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 64 पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां का प्रावधान किया है? तो 3 गई, तो अभी हम पढ़ के आए हैं, 3 सूचियां ही तो थी, अभी हम पढ़ के आए थे ये वाली। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे। 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो कौन सा संशोधन मैंने आपको बताया था कि 2002 में हुआ था। और मैंने क्या कहा था आपको कि मौलिक कर्तव्य से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका मौलिक कर्तव्य का, ठीक है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। 11वें कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से, ठीक है। और इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976। मैंने क्या कहा था आपको? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। क्लियर। अब एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 42 संविधान संशोधन। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया कि किसकी सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित नहीं है, ठीक है। ये बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। उल्लेखित नहीं थे, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? तो ये राज्यपाल होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको? जहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल का क्वेश्चन आता है वहां पर राज्यपाल ही ज्यादातर आंसर होगा, ठीक है। तो राज्यपाल आरक्षित कर सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर राज्य की सहमति के संबंध में प्रावधान करता है, जिससे राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार भी शामिल है, ठीक है। और अनुच्छेद 201 क्या बताता है? एक बार पढ़ते हैं। अनुच्छेद 201 बताता है जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचार विचारार्थ सुरक्षा सुरक्षित रखा जाता है, तब राष्ट्रपति या तो यह घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है या वह उस विधेयक को अनुमति रोक देता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के हाथ में है, ठीक है। एक टाइप से वीटो पावर समझ लो आप, ठीक है। नेक्स्ट 68 में पढ़े 68 क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान नहीं, ये तो गलत है। यही तो गलत है। जब अविश्वास प्रस्ताव लग चुका है आपके आपके ऊपर, मतलब आपको हटाने की बात चल रही है, तो आप कैसे वोट दे सकते हो? सबसे पहले ये तो गलत हो गया। क्लियर। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे विपक्ष द्वारा लोकसभा में केंद्र सरकार को गिराने या कमजोर करने के लिए रखा जाता है। राज्यपाल किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसके पास भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियां होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि ये भी लोगों को नियुक्त करता मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। और इसके पास भी पावर होती है जब तक कि, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है कि कानून जब तक नहीं कानून माना जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति साइन नहीं करते। और ऐसे ही स्टेट में जब तक कानून नहीं बनता तब तक राज्यपाल के साइन नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। मतलब इस पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि एक ही राज्य के दो राज्यपाल होते हैं और ऐसा अभी वर्तमान में भी कई राज्यों के ऐसे हैं, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाता है और उसका सत्रवसान करता है। सत्रवसान मतलब उसको खत्म करता है, खत्म, और सत्र को बुलाता है मतलब उसकी स्टार्टिंग करता है। और यही यही सेम प्रोसेस राष्ट्रपति भी करता है, ठीक है। और सत्र क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए विधानसभा में जो कार्रवाई होती है दिन प्रतिदिन, मतलब कि जो मीटिंग्स होती हैं उनसे जो डेट चलती है, मान लीजिए 12 मार्च को आज बैठी है डेट, और ये चलती है सीधा 14 अप्रैल तक। तो इसके जो ये टाइम पीरियड है इसको ही सत्र कहते हैं, ठीक है। और 14 को ये खत्म कर दिया जाता है राज्यपाल द्वारा, तो इसको सत्रवसान कहते हैं। और 12 को स्टार्ट किया था तो इसको बोलते हैं सत्र बुलाना। क्लियर। और इसके बीच के टाइम पीरियड को बोलते हैं वो सत्र को, मतलब क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, मतलब इसको इस सत्र बोलते हैं, ठीक है। सत्र सत्र को इसको बोलते हैं। क्लियर। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति आपको बताइए क्या उसे तो पास करें या ना पास करें, वो तो उनकी मर्जी है। राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर विधेयकों की अयोग्यता से संबंधित मामले का फैसला कर सकता है, ठीक है। जो विधान सभा में और जब विधान परिषद में जो विधेयक हैं उनकी अयोग्यता, मतलब कि उनकी जो, अगर राज्यपाल को लग रहा है कि ये विधेयक बनने लायक नहीं है, उनकी योग्यता के बारे में चुनाव आयोग से संबंधित वो ले सकता है,
राष्ट्रपति से नहीं लेता, ये लेते हैं चुनाव आयोग से, ठीक है, आयुक्त से, ठीक है। आर्टिकल 69, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता की गारंटी देता है? ये तो 14 आर्टिकल 14 ही तो है। हाँ ठीक है, आर्टिकल 14 ही तो है। आर्टिकल 14, ठीक है, के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का वंचित नहीं करेगा, ठीक है। और 16 तो आपको पता ही है, 16 तो आपको पता ही, 16 तो बहुत ईजी है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। 17 है अपस्पृश्यता का अंत, ये तो पता ही है। अब 15 मैंने बता रखा है, धर्म चला, क्लियर। आर्टिकल 70, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका यार कार्यपालक नहीं माना जाता? उच्च न्यायालय नहीं, ये तो सबसे गलत है, हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आते हैं, मंत्रिपरिषद भी आती है, राज्यपाल भी आते हैं, ये गलत हो गया, क्लियर। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर बनी होती है, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत होता है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और 216 प्रत्येक उच्च न्यायालय, सॉरी, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के निर्देश देता है? तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी लगती है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और 48 में क्या, 48 भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन संगठन ठीक है। और 42 में है काम के न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत का प्रावधान, ठीक है। बढ़ते हैं अनुच्छेद 46 पे, ये सब चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा, ठीक है। आर्टिकल 46 ये बताता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 पे, राज्य राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या और राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की की डैश निर्धारित की गई है, मतलब 1/3। जो विधान जो विधान वो है हमारी विधानसभा, उसके 1/3 सदस्य उसमें विधान परिषद में हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्रधिकृत है? तो संसद तो करती है नाम बदल, आर्टिकल 1 में ही हम बताते हैं, संसद तो करती है नाम बदल किसी भी राज्य का नाम बदल, संसद के पास पावर है ये। नाम बदलना, सीमाओं में परिवर्तन करना या किसी अन्य राज्य को भारत में मिलाना, ये सब कौन करती है? संसद करती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नई सीमाएं तथा राज्य बनाने का अधिकार है। इस प्रकार कानून संविधान के अनुकूल परिवर्तन करके क्षेत्र को बदलने तथा मौजूदा राज्य के नाम परिवर्तन का अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल 3 है ये है भारत की सीमा के अंदर, ठीक है, भारत की सीमा के अंदर। और जो आर्टिकल 2 बताता है कि राज्य को मिलाना, वो है भारत की सीमा से बाहर के राज्य को मिला सकते हैं भारत में, ठीक है, क्लियर। और आर्टिकल 79 में आपको पता ही है संसद का गठन होता है, संसद का, ठीक है। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्लियर। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। भारत संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में तो हमारे डीपीएस भी है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब इनको थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और नीति निर्देशक राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और एक कल्याणी राज्य स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, क्लियर, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होंगी, मैं होप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं, हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से एक चीज पता चलती है हमको। भारत के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 51 एक के अंतर्गत आते हैं और ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से, ठीक है? और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्लियर? कई बार हम ये चीज़ करके अभी क्लास में कर चुके हैं। में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 से। ये लाइन हम कितनी बार पढ़ चुके हैं अब तक? ये लाइन कितनी बार? आपको अच्छे से रिवाइज़ हो गया होगा। क्लास में ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल का क्वेश्चन आ जाए वहाँ आपको राज्यपाल को टिक करना है, ठीक है? ये धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पास नहीं हो सकता, ठीक है? और इसी तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा भी जो केंद्र में धन विधेयक आता है उसको वो पास नहीं करते हैं। क्लियर? राज्य के विधानसभा में धन विधेयक पेश करने पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य है। कोई भी धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं, ठीक है? विधान परिषद में नहीं, और विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है? और राज्य विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, मतलब उसे पास करने के लिए 14 दिन तक रोक सकती है। क्लियर? लेकिन पेश आपको वहां करना पड़ेगा, वहां से विधानसभा में, लेकिन परमिशन दोनों की लेनी पड़ेगी। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 के अंतर्गत में है, ठीक है? अनुच्छेद 110 में है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 77, भारत में भाग 3 किसका उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना, भाग 3 में। क्लियर? बहुत ईजी था। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है? और जो 12 से 35 तक शामिल किए गए हैं, और यह भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है, ठीक है? अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं एक बार इनके बारे में। आर्टिकल 14 से 18 है समानता का अधिकार, ठीक है? और 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? और 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 से 30 है संस्कृति और शैक्षिक शैक्षिक अधिकार, ठीक है? क्लियर? और 31 से 35 तक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 31 से 35। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी ना। कितना इजी क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है? हुई थी, और नई दिल्ली संविधान हॉल में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर? इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये आप किसी बहुत कम लोगों को पता होगा ये हुई कहाँ पर थी, ठीक है? और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। और थर्ड हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है? कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये तो 19 ए 1 का ए में है ना, 19 एक 1 का ए में दी गई है, ठीक है? क्लियर? थोड़ा अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, फिर हमको सही क्लियर हो जाएंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक के ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब मैंने बताया था आपको ये पहले ही कि धर्म को मैं किसी तरीके से मानूं, ये मेरी पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य के पास, राज्यपाल के पास। मैंने आपको हिंट दी थी इसमें, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है? मैंने आपको ट्रिक बताई कि इस इनके से क्वेश्चन की, किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, लेकिन यह मान्यता मुख्यमंत्री की सलाह पर तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कभी मन हुआ कि विधानसभा को भंग कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ विशेष परिस्थितियां जब बनेंगी, जब ओनली, और उसमें भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है? हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर? और अनुच्छेद 154, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति जैसे लग रहा है कुछ आपको ये, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसके अंदर निहित होगी। तो इस तरीके से राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति इसके अंदर बताई गई है। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, 155 में, ठीक है? और 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान, 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मैंने क्या बताया था आपको, 42 में थे जोड़े गए थे क्या कर्तव्य? कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये काफी स्लाइड इंपॉर्टेंट बन गई है हमारे लिए, ठीक है? ये बार बार हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको।
कि 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा भारतीय संविधान 4A में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां कब जोड़ा गया था? 2002 में, ठीक है? 86वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं एक बार। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, ठीक है? और 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है? ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं पहले, इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? ये पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है? जो योजना आयोग थी उसमें जो पदेन अध्यक्ष होता था उस टाइम का करंट का पीएम होते थे, ठीक है? क्लियर? और जब पहले पंचवर्षीय पहले जब योजना आयोग थे उसके प्रधानमंत्री उसके पदनिर्देशक जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, ठीक है? इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है? को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। क्लियर? अरे नीति आयोग कब आया था बता दोगे ना आप? 1 जनवरी 2015 से लागू कर गठन कर दिया गया था, ठीक है? और इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस टाइम पे तो मोदी थे ना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 83। वह भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय कौन सा है जिसका उद्देश्य काम कराने के अधिकार की गारंटी देता है? तो मनरेगा ही तो है। मनरेगा जो 100 दिन की गारंटी देता है, तो क्या है वो? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है? ठीक है, जिसको शॉर्ट में मनरेगा भी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, जिसे 2005 में लागू किया गया था, भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता? तो शिक्षा का अधिकार तो माना जाता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हम बाकी ऑप्शन देखते हुए बताता हूँ मैं आपको। हाँ, शिक्षा का अधिकार माना जाता है, निजता का अधिकार माना जाता है, समानता का अधिकार माना जाता है, संपत्ति का अधिकार नहीं माना जाता, जिससे कि अब खत्म कर दिया गया है जिसको। अब ये 300 का में एक कानून बन चुका है, ठीक है? क्लियर? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और वर्तमान में ये 300 ए में ए के तहत है, ए के तहत रखा गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये तो 32 में है ना, और जिसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक है? अभी का डिटेल जान लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख 32 में तहत कहा गया है और 32 के तहत आप रेट जारी कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? इसलिए कहा जाता है इसे। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। क्लियर? मैंने आपको ये चीज पहले बता दी, ठीक है? और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है? मार्शल लॉ लगने के बाद उसे प्रतिबंधित यानी उन्हें रोका जा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 86। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 36 से 51 आते हैं ना। हाँ, 36 से 51 आते हैं। क्लियर? 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं, भाग 4 में आते हैं, ठीक है? भाग 4 में और 36 से 51 के तहत आते हैं। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कहाँ से किया गया? आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में, अभी तो पढ़ के आए हैं ऊपर, ठीक है? अभी हम इसको पढ़ के आए थे। क्वेश्चन नंबर 88। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51। ये तो काफी रिपीटेड वाला क्वेश्चन आ गया, काफी रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? तो 12 से 35 है ना मौलिक अधिकार, तो 12 से 35, ठीक है? और भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भाग 3 में आते हैं, 12 से 35 आते हैं, ठीक है? और मौलिक अधिकारों को संयुक्त अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया, यूएसए से, ठीक है? मैं नहीं, अमेरिका से लिया गया।
और मूल संविधान में ये 7 थे और वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानून अधिकार बनाया गया, जो कि 300 ए में बोल रहे हैं या 300 का में बोल रहा हूँ, ठीक है? अब एक बार डिटेल जान लेते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य नहीं होंगे, यहाँ पे मौलिक अधिकार होंगे। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आप मौलिक अधिकार करेंगे, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है? मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर करके अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर? सारी चीज याद हो रही है? मुझे बता देंगे आप कमेंट में, आपको चीज याद हो रही है तो। क्वेश्चन नंबर 90, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है। ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर? इजी था, कुछ भी ज्यादा समझने वाला नहीं है इसमें। और 214 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं पहले भी। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है? और 215 में है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब जो इसके रिकॉर्ड्स होंगे उनको, जो निचले कोर्ट होंगे उनको भी मानना होगा, ठीक है? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। तो राज्यों का एक संघ ही तो है। जो हम जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं उसमें तो लिखा पड़ा है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। क्लियर? भारत संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ते हैं। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर पूरा पूरा कीजिए। भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। नहीं, ये तो गलत है। न्यायाधीश को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। एक सेकंड, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता, नहीं, गलत है ये तो। न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। नहीं, इसका है कि सबसे कठिन प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए इनके लिए हटाने के लिए एक तो इन्हें बताना पड़ता है, फिर इनके लिए एक कमेटी बनानी पड़ती है जो इसको पूरा चेक करते हैं कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे कैसे दी। पूरी एक कमेटी बनानी पड़ती है इसके लिए चेक करने के लिए कि न्यायाधीश को सच में हटाना है कि नहीं। क्लियर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश थे। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया था, मतलब कि मतलब प्रूफ नहीं हो पाया था, ठीक है? भारतीय संविधान के भाग 4 ए यानी मौलिक कर्तव्य के अनुसार माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, 6 से 14 वर्ष के, ठीक है? 6 से 14 वर्ष के, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और 86वें संविधान संशोधन 2002 ईसा में के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करे। यह प्रावधान संविधान के भाग 4 ए के अनुसार 51 ए में 11वें यानी अंतिम मौलिक कर्तव्य द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। क्लियर है? 21 का नहीं होगा यहाँ पे, 51 का होगा, 51 का, ठीक है? 51 का, ये थोड़ा सा और मिस प्रिंट है यहाँ पर, एक और 51 का होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ गया। भारतीय संविधान ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था। तो 26 नवंबर 1949 को, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर किया गया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। पढ़ चुके हैं पहले। और संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा ही तो थे। एक सेकंड देख लेते हैं फिर भी हम। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, पढ़ चुके हैं ये भी हम। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक होती है जिसमें कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर? और संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अपना लिया गया था। इस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। क्लियर? 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। क्लियर?
ईज़ी है, याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक सदस्य से मिलकर बनी होगी। 500 से, क्लियर है? 500 से, ठीक है? 500 से, ठीक है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जो आपको ये याद करने हैं, क्योंकि यही पूछे जाएंगे, ठीक है? गोवा में 40 सदस्य हैं, लेकिन कितना बोला है? लोएस्ट मान्य 60, लेकिन यहाँ 40 ही हैं, ठीक है? मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32, ये आपको याद रखने हैं तीनों, ठीक है? ये ऐसा रखा जाता है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर लोग पूरे नहीं हो पाते, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 96, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिकों के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो मौलिक अधिकार ही तो हैं, जिनके थ्रू आप रिट भी जारी कर सकते हैं, तो मौलिक अधिकार इसका आंसर है, ठीक है? मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इनका विवरण भाग 3 में 12 से 35 तक है, ठीक है? भाग 3 में है, ठीक है? और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है? भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक है? भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसलिए वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। क्लियर? बहुत बार पढ़ चुके हैं इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 97, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्य का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सभा के उपाध्यक्ष द्वारा, ठीक है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा, ठीक है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है? आर्टिकल 89 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और राज्यसभा के सभापति को भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग संबंध डीपीएसपी से है? तो ये सीधा सीधा ये बोलता है डीपीएसपी से कौन संबंध है, तो भाग 4 में ही तो हम पढ़ चुके हैं और 36 से 51 है, भाग 4 36 से 51 और ये आयरलैंड से लेके पढ़ चुके हैं हम। इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा सकता, ये कानून द्वारा परिवर्तनीय है, मतलब उनकी मर्जी है इस चीज इन्हें लागू करें या ना करें, ठीक है? लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश भारतीय संविधान की डीपीएसपी में मिलता है, ठीक है? लोक कल्याण के बाद पब्लिक वेलफेयर के बारे में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के वित्त आयोग से संबंधित है? तो 280 है। क्लियर? 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है? यह एक संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य, मतलब टोटल 5 सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन 343 झाव के तहत है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, जो कि 2021 से 2026 तक है, ठीक है? एन.के. सिंह है, ठीक है? और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है? अरविंद पनगड़िया। क्लियर? आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? मतलब कि मैंने क्राइम किया, आप पुलिस वाले मुझसे क्राइम एडमिट नहीं कर सकती, हाँ मैंने क्राइम किया, आपको प्रूफ ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है? तो अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया सकता, मतलब कि अगर आपको फांसी लगी है और आपने दोबारा वो क्राइम कर दिया तो आपको 2 फांसी नहीं हो सकती, आपको 1 फांसी होगी। क्लियर? दूसरा, अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी, ठीक है? क्लियर? और किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने स्वयं विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भाई 50 क्वेश्चन कराना बहुत हैवी हो जाता है,
देखते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कम क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाता है 50 क्वेश्चन कराना। इसकी वजह से आपकी बाकी क्लासें रुक जाती हैं। तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि अगर आप मुझे इस पे सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़ा कम क्लास में ट्राई करूँगा। सिलेबस तो पूरा करूँगा, लेकिन थोड़ा अगर ऐसा रहेगा, थोड़ा कम क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़ा बर्डन कम रहेगा, तो मैं रोज़ क्लास डाल पाऊँगा, ठीक है? बाकी कैसी लगी क्लास? क्लास में आपको चीज़ें याद हो रही हैं कि नहीं? थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत आप करिए, बाकी ऐसे करके हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।